हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट 2 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर 4 और पार्ट 1 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपलोड किया जा चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करेंगे या आप आई बटन पे चेक करेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ये क्या बात है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, व्हाट इज फ्रेमवर्क? तो फ्रेमवर्क क्या होता है भैया? फ्रेमवर्क यानी होता है एक ऐसा ढांचा, ठीक है ना, एक ऐसा ढांचा जिसके मतलब एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी डिजाइन जहां पर हमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। मतलब उसी दायरे के अंदर, उसी लिमिटेशन के अंदर हमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं, अगर कंपनी की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे बड़ी अथॉरिटी, उसके बाद सीईओ, फिर वेरियस डिपार्टमेंट और उन वेरियस डिपार्टमेंट के फंक्शंस। तो मतलब अब अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको बात कहने के लिए बोलूं, अगर आप सुपरवाइज करना चाहते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके वर्क को सुपरवाइज करेंगे? सीईओ की वर्क को। और सीईओ किसको सुपरवाइज करेगा? सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से आपके ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अब इससे क्या होता है? अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से होता क्या है कि आपको चीजें आसानी से पता चल जाती हैं, आपका कंट्रोलिंग फंक्शन आसान हो जाता है, आपका मैनेजेरियल फंक्शन आसान हो जाता है, आपको काम करने में आसानी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा डिजाइन है जिसमें सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस और सभी ऑपरेटिंग फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या फायदा होगा? स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा? देखो, मान लीजिए ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको कम्युनिकेट करेंगे? सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर को। फिर ये किसको भेजेगा? मान लीजिए ये हो गया परचेस डिपार्टमेंट, यहां पर हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन के बाद हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग के बाद हो गया सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से फंक्शंस क्या होंगे? परफॉर्म किए जाएंगे। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इजी हो गया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीईओ, सीईओ से परचेस, परचेस से प्रोडक्शन। अब मान लीजिए अगर हमें पता है परचेस डिपार्टमेंट वाले को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो किससे करेगा? सीईओ से करेगा, और सीईओ फिर किसको बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो कम्युनिकेशन करना स्मूथ हो जाता है क्योंकि पता होता है कि हमें रिपोर्ट किसको करना है। उसके बाद बेटर कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो, परचेस डिपार्टमेंट वाला किसका काम करेगा? परचेस का काम करेगा। तो हम आसानी से परचेस की एक्टिविटीज के लिए उससे बात कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा सकते हैं। सॉरी, मार्केटिंग की कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कहां हो जाएंगी? मार्केटिंग में। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से आप कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं, आपका कंट्रोल इफिशिएंट और इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हम बात करें enables enterprise to the function as integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individual। देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहां पर जोड़ना। ठीक है, तो क्या होता है? सारे फंक्शंस, जैसे बॉडी में सारे फंक्शन जुड़ के सारे ऑर्गन्स जुड़ के काम करते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी सभी फंक्शंस को जोड़ के इस तरीके से काम किया जाता है कि आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोऑर्डिनेट कर दें हम इस तरीके से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर इंटीग्रेटेड यूनिट, मतलब अलग अलग चीजें ना हो। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड यूनिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को हम कंबाइंड कर सके। तो ये है आपका बेनिफिट। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इस वीडियो में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। मैं आपको बता दूं आपके इस चैप्टर से लगभग 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप्स, और उसमें से 70% ऑफ द टाइम इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। एक केस स्टडी दी जाती है, उसमें आपको पूछा जाता है कि बताओ ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पक्का आता है। तो बात करें हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। जब हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर के जॉब को एक डिपार्टमेंट में कर देते हैं तो क्या होता है, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। फंक्शनल का मतलब ही है फंक्शन, काम के आधार पर, काम के आधार पर। जैसे अब परचेस से रिलेटेड एक्टिविटी है तो परचेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी सब कहां पर आएंगी, परचेस डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कहां पर आएंगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कहां आएंगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी एक फंक्शन से रिलेटेड, उसको हम क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे और एक डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देंगे, तो ये कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे आप देखें तो बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में फिर ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। यहां पर कौन हो सकता है, यहां पर और हो सकता है प्रोडक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर अकाउंटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमने फंक्शंस बांट दिए और उन फंक्शन के बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट बना दिए। प्रोडक्शन के सारे फंक्शंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के सारे फंक्शंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च के सारे फंक्शन रिसर्च डिपार्टमेंट में, परचेजिंग के सारे फंक्शंस परचेजिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंसिंग के सारे फंक्शंस फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में ही किए जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी क्या है, मतलब कहां ये सूट करेगा, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो। अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के केस में एक ही डिपार्टमेंट सारे फंक्शन नहीं कर सकता, एक ही डिपार्टमेंट सारे फंक्शन नहीं कर सकता। तो आपको जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या कर, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी दुकान है, तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं। When organization has to carry out diversified activities, देखो मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ 2 एक्टिविटी करता है, परचेस करता है एंड सेल कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए अब मार्केटिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, परचेस करता है पहले, फिर प्रोडक्शन करता है, उसके बाद मार्केटिंग करता है, फिर उसके बाद फाइनेंस का काम देखता है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखता है, उसके बाद आपका पर्सोनल यानी रिक्रूटमेंट का काम देखता है। तो जब इतने काम हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज क्या है, डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड यानी अनेक तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के काम कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, व्हेन टास्क रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जब आपके काम के लिए एक्सपर्ट की जरूरत हो। साधारण आदमी काम नहीं कर सकता, अनपढ़ आदमी काम नहीं कर सकता, अनस्किल्ड आदमी काम नहीं कर सकता, आपको एक्सपर्ट चाहिए। जैसे फाइनेंस के लिए आपको फाइनेंस का एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए, नहीं तो वो हिसाब किताब क्या करेगा, बेड़ागर्क कर देगा। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में एक्सपर्ट चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट चाहिए। मतलब जब आपको एक्सपर्ट की जरूरत हो, एक्सपर्ट लोगों की, तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर का फायदा क्या है। पहला, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। एक आदमी उसी काम को इतनी बार करता है कि वो उस काम में क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। और एक्सपर्ट हो जाता है मतलब उस काम में उससे बेहतर और कोई होता नहीं है। दूसरा, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या है, देखो अब होता क्या है कि आपको चीजें कंट्रोल करनी है। अगर चीजें कंट्रोल करनी है तो आप परचेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, परचेस। और परचेस डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन इसलिए आपस में होगा क्योंकि उनको सारी एक्टिविटीज परचेस से रिलेटेड करनी है। तो कंट्रोल करना भी आसान है, हमें पता करना है कि परचेस डिपार्टमेंट
को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम हुआ कि नहीं, तो वो किससे पूछेंगे? परचेस डिपार्टमेंट में, जाहिर सी बात है मार्केटिंग से तो पूछेंगे नहीं। उसके बाद आते हैं इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी मैंने अभी बताया, जब एक्सपर्ट की जरूरत हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जब हम एक्सपर्ट लोगों को रखते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को रखते हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक्सपर्ट पर्सन और एक नॉन एक्सपर्ट दोनों में डिफरेंस होगा। एक्सपर्ट पर्सन ज्यादा बेहतर चीजों से करेगा और नॉन एक्सपर्ट जो होगा वो चीजों को गलती कर करके सीखेगा। फिर अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, तो अलग अलग काम करता है, तो अब परचेस का काम सिर्फ परचेस करेगा, कोई और ये परचेस वाला काम करने वाला नहीं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही डिपार्टमेंट दो काम कर रहा हो, या दो काम मतलब एक ही डिपार्टमेंट में दो काम चल रहे हो, मतलब मार्केटिंग वाला भी परचेस का कर रहा हो और परचेस वाला भी परचेस का कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता तो टाइम बचता है, और टाइम बचता है तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाता है। ईज ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा आया, उसने बोला कि सर हमें फाइनेंस का काम सीखना है, तो हम कहां भेज देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां ट्रेनिंग करके आओ। अगर उसने बोला सर हमें प्रोडक्शन का काम सीखना, हम कहां भेजेंगे? भैया तू प्रोडक्शन में चला जा। उसने बोला सर हमें परचेस से रिलेटेड गुण सीखना है, कहां भेज देंगे? परचेस में भेज देंगे। मतलब ट्रेनिंग कराना आसान हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या करते हैं? लिमिटेड चीजें सिखाई जाती है, पर्टिकुलर स्किल सिखाया जाता है। और प्रॉपर अटेंशन, देखो प्रॉपर अटेंशन मतलब क्या होता है कि परचेस वाले को काम करना है सिर्फ परचेस से रिलेटेड, तो वो परचेस वाला काम ध्यान से करेगा। मार्केटिंग वाले को करना है सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड, वो मार्केटिंग वाला काम आसानी से करेगा। इसी तरीके से सेल्स आपका प्रोडक्शन वाले का काम सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन। तो क्या होता है, अगर आपको दूसरे काम नहीं करने हैं तो आप अपने मेन काम में ज्यादा ध्यान से काम करते हैं। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला है फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर का मतलब क्या कि आप इतना फंक्शन, डिपार्टमेंट के फंक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दे दें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाए। मतलब आप अपने डिपार्टमेंटल फंक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दे दें कि एज ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉस बियर करना पड़े, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल एम्पायर। लोग अपने काम को इतना फोकस देते हैं कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव फेल हो जाए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। फिर दूसरा क्या है? डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन देनी रहती है। अब मान लो प्रोडक्शन, परचेस वाला परचेस कब करेगा? परचेस डिपार्टमेंट, यानी देखो परचेस डिपार्टमेंट परचेस कब करेगा? जब प्रोडक्शन वाले उसको क्या बताएंगे? रिक्वायरमेंट। तो अगर प्रोडक्शन की तरफ से रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई किसको? परचेस डिपार्टमेंट को, तो परचेस डिपार्टमेंट परचेस करने में एफिशिएंट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है? डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन आ जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। बताइए अगर ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए लॉस हो गया, तो कौन से डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराएं ये पता ही नहीं चलता। परचेस वाले बोलेंगे कि साहब हमने तो परचेस ठीक किया था, प्रोडक्शन वाले बोलेंगे साहब हमने तो बढ़िया किया था, मार्केटिंग वाले बोले कि थे हम में क्या कमी रह गई थी, फाइनेंस वाले बोलेंगे सर हम तो हिसाब किताब करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर अचीव नहीं हुआ तो किसको जिम्मेदार ठहराएं ये पता ही नहीं चल पाता। उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखो प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि साहब हम पैकिंग सस्ती करेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। मार्केटिंग वाले कह रहे हैं कि भैया हमें प्रोडक्शन जो है, पैकेजिंग जो है शानदार चाहिए क्योंकि मार्केटिंग में आसानी होगी। अब दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को इसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि परचेस, मान लो आपको फाइनेंस का काम सीखना है तो आपको ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? फाइनेंस में। अब फाइनेंस में काम करने वाला बंदा किस काम में एक्सपर्ट होगा? फाइनेंस के काम में। अब मान लो यहां पर देखो फाइनेंस में 10 साल काम किया एक आदमी ने और वो फाइनेंस के काम में एक्सपर्ट है, लेकिन कल को उसको जरूरत पड़ी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? वो कर ही नहीं सकता। मतलब फाइनेंस वाले बंदे से हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जा, मतलब क्योंकि इंप्लॉइज को ट्रेनिंग ही एक काम की मिलती है तो उनको दूसरे काम में शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरे काम में एडजस्ट नहीं करा सकते, उनसे दूसरा काम नहीं करा सकते। इसीलिए बोलते हैं कि इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है काम में। सो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर, सूटेबिलिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके आप अपने फीडबैक जरूर दें और ये वीडियोस अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।